नरेश की उम्र करीब 58 से 60 साल हो चुकी थी। उसके चेहरे पर, उसके गाल पर झुर्रियां साफ दिखाई दे रही थी, यानी कि बुढ़ापा उसके शरीर पर पूरी तरीके से दिखाई दे रहा था। नरेश जिस गांव में रहता था, यानी कि वो जहां का रहने वाला था, वहां पर उस गांव में उसकी अच्छी खासी छवि थी। एक धनाढ़ परिवार की तरह, एक धनाढ़ लोगों की तरह। कहने का मतलब नरेश के पास बहुत अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, सब कुछ अच्छा खासा था, सब कुछ ठीक ठाक था। नरेश एक संपन्न लोगों के बीच में एक संपन्न के हिसाब से गिना जाता था कि नरेश बहुत ही बड़ा आदमी है। नरेश की पत्नी, नरेश की जब शादी हुई थी, उसके करीब 2 से 3 साल बाद एक असाध्य बीमारी से नरेश की पत्नी का निधन हो गया था। नरेश की पत्नी जाते जाते नरेश को एक छोटी सी बिटिया, जो कि नरेश की शादी के दूसरी साल पैदा हुई थी, यानी उसकी बिटिया की उम्र 1 साल थी, वो नरेश की पत्नी जाने के बाद उसके पास सिर्फ एक बिटिया बची, जिसके सहारे वो अपनी जिंदगी गुजार रहा था। नरेश ने अपनी बिटिया की पढ़ाई लिखाई के लिए अपनी जान लगा दी। धीरे धीरे बेटी बड़ी होने लगी और ऐसा समय आया जब बेटी बड़े कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए अपने पिता से कहती है, और नरेश कहता है कि बेटी कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें जहां पढ़ना है, तुम जहां पढ़ना चाहती हो, तुम्हें जहां जौन सा कोर्स करना है तुम को कोर्स कर सकती हो। अब धीरे धीरे बिटिया बड़ी हो गई थी। बिटिया निधि की उम्र करीब अब 18 साल हो गई थी और पत्नी को गुजरे हुए करीब 19-20 साल गुजर चुके थे। क्योंकि बिटिया बड़ी हो गई थी, इसलिए बाप उसको बार बार नरेश टोकता था कि बेटी ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं, बेटी यहाँ नहीं जाना है, बेटी वहां नहीं जाना है। दोस्तों, जो आज की कहानी है वो एक बाप और बेटी की जिम्मेदारी की कहानी है, जिसे आप लास्ट तक सुनेंगे ना तो आप एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दिल को ये छू लेने वाली कहानी है। तो कहानी में आगे बढ़ेंगे बिना आपका समय गवाएं, बस आपसे मेरा छोटा सा भी नम्र अनुरोध है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना। जब भी मैं ऐसी कहानियां जो आपके दिल को छू ले अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाए। आइए कहानी को जहां से छोड़े थे वहीं से फिर से जारी करते हैं। अब निधि बड़ी हो गई थी, उसका एक बड़े कॉलेज में एडमिशन करा दिया उसके पिता नरेश ने। बेटी अब धीरे धीरे और बड़ी होने लगी। उसने क्लास इंटर की पढ़ाई जैसे तैसे पूरी की। अच्छा मार्क्स आया। जब अच्छा मार्क्स आया तो नरेश को एक बार ये लगा कि बेटी कहीं मेरी इधर उधर नहीं जाएगी। लेकिन बेटी आज जिस स्टेज में है, जिस उम्र में है, वहां अक्सर कदम बहक जाया करते हैं। लेकिन नरेश अपनी बेटी पर बहुत ज्यादा यकीन करता था, क्योंकि नरेश ने एक मां की भी जिम्मेदारी अपने बेटी को पालने में लगाई थी। बेटी अब धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर लेती है। 25-26 साल की उम्र जैसे ही होती है, अचानक एक दिन नरेश अपने घर में बैठकर खाना खा रहा था। शाम का वक्त था। उसकी बिटिया लाल जोड़ों में बिल्कुल दुल्हन की तरह सज धज के घर में प्रवेश करती है। जैसे ही नरेश अपने बिटिया निधि को देखता है, आंखें फाड़ के उसे देखता ही रहता है। और वो और ज्यादा आश्चर्यचकित तब हो जाता है जब वो देखता है कि उसकी बिटिया निधि ने अपने मांग में लाल कलर का सिंदूर डाल रखा है। बिना सोचे समझे वो निधि से पूछता है कि बिटिया निधि, ये क्या किया तुमने? तब तक निधि कहती है कि पापा, मैंने अपने सोच समझ से एक लड़के को देखा, मुझे उससे धीरे धीरे प्यार हो गया और मैंने उससे बिना आपसे पूछे, बिना किसी से सोचे समझे, बिना आपसे सराय मशविरा किए मैंने उस लड़के से शादी कर ली। नरेश जब ये सब सुनता है तो एक बार सोच में पड़ जाता है और सोच में पड़ने के बाद अपनी बिटिया को कहता है कि बेटी, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी गोद में पाला है, माँ और बाप दोनों का प्यार एक साथ दिया है, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा नहीं कहता हूं। लेकिन आज के बाद तुम्हारी इस घर में कोई भी वैल्यू नहीं है। तुम इस घर को अभी तत्काल छोड़ दो, तुम इस घर से अभी तुरंत निकल जाओ। मुझे ऐसी बेटी की कोई आवश्यकता नहीं है। अब निधि अपने पापा के सामने हाथ और पैर जोड़ती है और कहती है, पापा, जिससे मैंने शादी की है वो अभी कमाता नहीं है, उसके पास पैसे नहीं हैं,
उसके घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस शादी में, तो मैं आपसे हाथ जोड़ती हूं कि पापा मुझे कुछ पैसे दे दो। लेकिन नरेश अपनी बिटिया निधि से कहता है कि मैं तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं देने वाला हूं। तुम्हें जब बिना मेरे पूछे, बिना किसी के सोचे समझे, बिना मेरी अनुमति के जैसे तुम शादी कर ली, वैसे अपनी जिंदगी जैसे मर्जी वैसे जियो। मेरी कोई भी रोल नहीं है, मेरा कोई भी उत्तरदायित्व तो नहीं है, मैं तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। और ऐसा कह के वो अपनी बिटिया को विदा कर देता है। उसकी बिटिया जाती है अपने प्रेमी के पास और प्रेमी के पास कुछ दिन समय गुजारती है। 2-3 साल धीरे धीरे गुजर जाते हैं। 2-3 साल गुजरने के बाद एक दिन निधि को पता चलता है कि उसके पापा नरेश की मृत्यु हो चुकी है। अब वो इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह चुके हैं। जब उसे ये पता चलता है तब वो सोचती है कि मैं क्यों जाऊं अपने पिता के अंतिम संस्कार में, मैं क्यों जाऊं अपने पिता के अंतिम क्रियाक्रम में, मैं नहीं जाऊंगी। वही बाप था ना, उसी ने मुझे मजबूरी के समय में एक भी फूटी कौड़ी नहीं दी थी और मुझे घर से भगा दिया था। अब निधि के 2 छोटे छोटे बच्चे हो चुके थे और उसने जब उसके पिता ने भगाया था तो उसने कुछ दिन बाद एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था जो अच्छी तरीके से फलीभूत हो गया था और उसके पास काफी सारे पैसे आ चुके थे। लेकिन जैसे ही उसका रेस्टोरेंट धीरे धीरे चलने लगता है, वैसे उसका प्रेमी जिसके साथ उसने अपने बिना पिता के पूछे शादी की थी, वो प्रेमी निधि को छोड़कर भग जाता है। अब निधि सोचती है कि मेरा रेस्टोरेंट अच्छी तरीके से चल रहा है, मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, भले ही मेरा पति यानी कि मेरा प्रेमी जिससे मैंने शादी की थी बिना पापा के पूछे वो मुझे छोड़कर भग गया हो, लेकिन मैं इस आदमी के मृत्यु में, अंतिम संस्कार में कदापि नहीं जाऊंगी, भले ही मेरा बाप था। लेकिन उसका एक चाचा रहता है जो कि उसके पिता का सगा भाई रहता है। वो उसे फोन करता है और कहता है बिटिया, जिसे दुनिया से जाना था वो तो जा चुका है, अब कैसी दुश्मनी, अब कैसी दोस्ती और अब कैसी जलन। गांव और समाज बहुत थूक रहा है, तुम एक बार के लिए मेरे कहने पे अपने पिता के अंतिम संस्कार में आ जाओ। वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में यह सोच कर जाती है कि आज मैं पहुंच कर देखती हूं कि मेरे पिता की मृत्यु के बाद आखिर वो कैसे दिख रहे होंगे, उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया। वो पहुंचती है अपने पिता के यहाँ, अपने पिता के अंतिम संस्कार में शरीक होती है और 13 दिन वहीं रुकती है। 13वीं के दिन वो सोचती है कि अब सारा क्रियाक्रम हो चुका है, पिता ने मेरे साथ बहुत गलती की। ये बैठकर सोच ही रही थी, तब तक उसे कोई एक पत्र लाकर पकड़ाता है और कहता है कि ये आपके पिताजी ने आपके लिए छोड़ा था। अब वो उस पत्र को खोलती है, उस पत्र को खोलकर पढ़ना शुरू करती है तो उसमें उसके पिताजी ने लिखा था, बिटिया निधि, तुम्हें याद है तुम जब छोटी थी, 1 साल की थी, तभी तुम्हारे मम्मी का स्वर्गवास हो चुका था। एक समय ऐसा आया था जब तुम बच्ची थी, डरती थी, तुम्हें डर लगती थी, लेकिन मैं तुम्हें अपने पास सुलाता था। कई बार तुम खाना खाकर सो जाती थी, रात में दूध के लिए चिल्लाती थी, तो मैं बिना किसी डरे बाजार से अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर कर दूध लाता था। तुम्हें याद है बेटी कि जब तुम जीन्स का पैंट पहनने लगी थी, थोड़ी बड़ी हो गई थी, छोटी पैंट पहनने लगी थी, तो गांव और समाज और शहर के लोग मुझ पर बहुत फब्दियां कसते थे, तुम्हें समझाने को कहते थे, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं समझाया। बेटी, जब तुम और थोड़ी बड़ी हुई, तुमने स्मोक करना शुरू किया, तुम कभी कभी पार्टी में जाती थी, रात 12 बजे लौटती थी, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं टोका, समाज से लड़ता रहा। बेटी, तुम्हें क्या वो दिन याद है जब तुम्हें कॉलेज में 4-5 लड़कों ने छेड़ दिया था? तब मैं थोड़ा बुजुर्ग हो चुका था, मैं तुम्हारे कॉलेज में गया था, उन 4-5 लड़कों से अकेले ही लड़ गया था, लेकिन मैं बुजुर्ग था, उन लोगों ने मुझे मारा भी था, मुझे थोड़ी चोटें भी आई थी। बेटी, वो सब कुछ बर्दाश्त था, लेकिन जो तुमने मेरे बिना पूछे से शादी कर दी, वो कहीं से कुछ नहीं बर्दाश्त था, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। बेटी, मैं बिल्कुल टूट चुका था, अब हो सकता है मैं धीरे धीरे अपने प्राण त्याग दूं, और जब तुम्हें ये पत्र मिले तो तुम जहां भी रहो वहां खुश रहो। मेरी अंतिम यात्रा में, अंतिम संस्कार में तुम चली आना। बताना चाहता हूं कि बेटी,
हमारे पास जो शहर में 4 मकान हैं, 3 प्लाट हैं, उनकी रजिस्ट्री मरने के पहले ही मैंने तुम्हारे नाम और तुम्हारे बच्चों के नाम कर दी है। निधि अब पत्र को पूरी तरीके से पढ़कर काफी तेजी तेजी से रोने लगी और सोच में पड़ गई। तब तक उसका चाचा आ जाता है और चाचा निधि को समझाता है कि बिटिया, तुम्हारे पिताजी ने भले ही तुम्हें घर से भगा दिया था जब तुम शादी करके आई थी, लेकिन क्या तुम्हें पता है जो तुमने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था, जो तुम्हारे बच्चों का अच्छे स्कूल में दाखिला हुआ, उसमें पैसे मैंने नहीं दिए थे। उस टाइम तुम्हें ये लगा था कि मैंने पैसे दिए, वो पैसे तुम्हारे पिताजी ने दिए थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। निधि बहुत सोच में पड़ जाती है और सोचते सोचते रोते रोते अपने आप को कोसने लगती है। दोस्तों, माँ और बाप चाहे जैसे भी हो, वो हमेशा चाहे जिंदा रहने के बाद या मृत्यु के बाद आपको आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं देते हैं। जैसे कि इस कहानी में निधि को उसके पिता नरेश ने बहुत सारी चीजें दी और बहुत सारा मरने के बाद एक लेटर के माध्यम से आशीर्वाद भी दिया। फिलहाल आप ये कहानी कहां से देख रहे थे और आपको कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसी एक नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ आपको जल्द ही। जाते जाते बस इतना ही कि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।